वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की जो हमारी इबादत दर्स करनी थी कि मुफ्ती अफनान साहब तो नहीं आ सके, वो सफ़र पर हैं। तो उन्होंने बंदे से गुजारिश की कि वो कुछ गुजारिशात पेश कर दे ज़कात के मसाइल पर। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़कात की अहमियत के लिए ये काफ़ी है कि कुरान करीम में कुल 32 मकामात पर जो है वो ज़कात का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला ने नमाज के साथ साथ जिक्र फरमाया है। कुल 32 मकामात पर 32। इससे जो है वो ज़कात की अहमियत जो है वो वाज़ेह होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो ज़कात की तफसीलात के अहकाम तो जब आए मदीना मुनव्वरा में सन 2 हिजरी में, लेकिन जो इसका हुक्म है वो नमाज के साथ साथ जो है वो आ गया था। अब ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगा कि अरकान इस्लाम में से कलमा शहादत के बाद नमाज का तज़किरा है, उसके बाद ज़कात का हुक्म है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का कुरान करीम में साथ-साथ आया है। दूसरी बात ये है कि ज़कात इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि एक फ़रीज़ा है और इसके 3 पहलू हैं। एक इबादत का पहलू है कि जिस तरह नमाज अदा करना ये इबादत है, इसी तरह ज़कात भी इबादत है। एक इसका अखलाकी पहलू है जिसको हर मुसलमान समझता है कि गरीबों के साथ हमदर्दी है, खैर ख्वाही है और उनकी मदद करना है। और तीसरा जो बहुत अहम पहलू है वो ये है कि इसका बातनी पहलू है। जब आप अपने माल में से ज़कात निकालते हैं तो उसके ज़रिए से आपके बातिन की इस्लाह होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप इनके मालों से ज़कात वसूल करके इनको पाक कर दीजिए। तो जब हम ज़कात निकालते हैं अपने माल में, तो ये ज़कात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब ही जो है कहता कि एक माना इसका पाकी का है। तो जब ज़कात आप 2.5% 1 लाख में से 2,500 रुपए ज़कात दे देते हैं, तो बाकी माल जो है वो पाक हो जाता है। और इसके ज़रिए से इंसान के अंदर जो हिर्स है, एक लालच का मादा है। जब आप ज़कात अदा करते हैं तो वो हिर्स और लालच के जो जरासीम है इंसान के अंदर, वो उससे निकल जाते हैं। आज देखिए मुआशरे के अंदर झूठ है और गलत बयानी है, मुआहदे की पासदारी के बजाय अहद शिकनी है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इंसान के अंदर हिर्स है, लालच है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ज़कात की बरवक़्त अदायगी हो जाए, तो कुरान करीम में है कि इसके ज़रिए से जो है इंसान की बातिनी इस्लाह भी होती है। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझें कि ज़कात यानी अपने माल का एक हिस्सा जो है, वो गरीब मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाना। तो इसमें और वो 2.5% है। आपके इल्म में 40वाँ हिस्सा यानी कि 1 लाख पे जो ज़कात आएगी वो 2,500 आएगी। अच्छा, अमवाले ज़कात, ज़कात किन अमवाल पर हैं तो उसको ज़रा समझ लें। 4 किस्म के अमवाल हैं। सोना है, चांदी है, नकद रुपया है और करेंसी, माल तिजारत। नकद रुपया करेंसी है और चौथी जो चीज़ है, वो है माल तिजारत। अच्छा, अब आप ये देख लें कि ये आपके सामने है, तो ज़कात में आसानियाँ कितनी हैं। ज़कात साल में सिर्फ़ 1 मर्तबा फ़र्ज़ है और हर एक पर फ़र्ज़ भी नहीं है, म मजनून है, पागल है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। बालिग है, नाबालिग के माल पे ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर जो है वो किसी के का इंतका इंतकाल हो जाता है और की औलाद में विरासत का माल छोड़े 5 लाख रुपए, लेकिन जिस बेटे-बेटियों के पे को विरासत का माल में है लेकिन वो बालिग नहीं है, तो जब तक वो बालिग ना हो जाए उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। फिर हर माल पे भी ज़कात नहीं है, जैसे घर का फर्नीचर है और अलमारी है, जो जितनी इस्तेमाल की चीज़ होती है उस पे ज़कात नहीं आती, बल्कि माल ना ज़कात जो है वो सिर्फ़ 2.5% माल जो है उसपे देना है। अच्छा, आगे जो है ज़कात के जो फ़वाइद है, ज़कात मुआशरती खराबियों को इलाज में बता चुका हूँ, ज़कात बुग़्ज़ुल हिर्स से निकालती है ये भी बता चुका हूँ आपको, नादार तबके की ये इसकी अखलाकी पहलू है।
और ज़कात के ज़रिए से माल भी महफूज़ हो जाता है। जी। आगे जो है वो अमवाल ज़कात है, कि ज़कात जो है वो किन अमवाल पर आ रही है आवाज़? अच्छा, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? देख ले भाई, आज़ादी में बता चुका हूँ कि पर ये सारे 100 ज़कात ये बालिग़ हो नाबालिग़ पे नहीं है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़कात जो फर्ज होती है ना वो हर किस्म के माल पे नहीं होती। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सोना, चांदी, करेंसी और माल तिजारत। ये चार माल हैं जिस पे ज़कात आती है। देखिए, एक होती है ज़कात माल की, एक होती है ज़कात जमीन की, पैदावार की, एक होती है ज़कात जानवरों की। क्योंकि उमूमन होते हैं तो हमें जानवरों की ज़कात समझने या फिर पैदावार की ज़कात समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। उमूमन जिसका हमारा वास्ता पड़ता है सोना, चांदी, कैश और माल तिजारत, इससे हमारा वास्ता पड़ता है। देखिए, अब इसको समझ लें कि अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला होना चाहिए, फिर ज़कात है। अगर सोना 7.5 तोला हाँ उस कैश नहीं है, कैश नहीं, तो नहीं है। बल्कि इसके लिए वो माल है जिसके अंदर गिरोथ होती है। गिरोथ किस इसके अंदर गिरोथ होती है। गिरोथ के अंदर है सोना, चांदी, करेंसी और इसी तरीके से माल तिजारत। ठीक है जी, अगले स्लाइड करें जरा। स्लाइड बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब ये स्लाइड कीजिए, ज़कात का निसाब क्या है। अब यहाँ देखें, दो बातें समझ, तीन किस्म के निसाब। पहला निसाब तो वो है कि जिसकी वजह से ज़कात लाजिम हो जाती है, यानी मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो मैं ज़कात दूंगा। दूसरा निसाब वो है जिसपे ज़कात लाजिम नहीं है, हाँ ज़कात ले भी नहीं सकता, ठीक है, और इस पर कुर्बानी और सदक़ातुल फितर लाजिम। और तीसरा वो है ना ज़कात लाजिम है, ना कुर्बानी लाजिम है, ना सदक़ातुल फितर लाजिम है, कुछ भी लाजिम नहीं, बल्कि वो तो खुद मुस्तहिक है और उसको चाहिए कि हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। तो अभी कीजिए, मैं सारी चीजें आपके सामने रख दूं। स्लाइड आगे कीजिए। अच्छा जी, देखिए अगली स्लाइड आपके पास आ गई। वाजिब होने उसूल। इस स्लाइड को थोड़ा छोटा ज़कात हर ऐसे मुसलमान पर, आखिरी पर, बालिग पर, आजाद पर फर्ज है। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज हमने रखी मुसलमान। अगर वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो ज़कात नहीं। आप अकल नहीं है, मजनून है, पागल है, तो ज़कात नहीं है। बालिग हो, बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो ज़कात नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से आज़ाद हो। ये कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन इब्तिदाई इस्लाम में, बल्कि इसके बाद भी बहुत अरसे तक गुलामी का कॉन्सेप्ट पाया जाता था। तो जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो, उसको जरा गौर से समझिएगा, 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, ठीक है, या 52.5 तोला चांदी के बकदर। आजकल अभी मैंने कल सुबह इसकी मालियत का अंदाजा लगाया था, तो तकरीबन 1,73,000 रुपए कराची की मालियत के एतबार से ये ज़कात का निसाब बन रहा है। ठीक है, और वैसे रमजान के करीब गवर्नमेंट भी ऐलान करती है, उसको भी देख लिया जाए। तो नकद रकम हो, बेचने का सामान हो, या कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ माल तिजारत, कुछ नकद रकम हो, इन सब का मजमुआ 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए तो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम है। तो देखिए, चार हेड्स हो गए बड़े बड़े, सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत। इन सब का मजमुआ अगर 1.5 लाख रुपए तक, बल्कि 1,70,000 रुपए तक पहुंचे तो ज़कात लाजिम। बताइए, आवाज साफ आ रही है? आवाज साफ आ रही है? जी सर, आ रही है, साफ आवाज आ रही है अब। ठीक है जी, ठीक है, आगे स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, अच्छा आगे चलिए। ज़कात तो वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी और सदक़ातुल फितर वाजिब है। लेकिन सोना, चांदी, माल तिजारत, नकद रकम, ये तो नहीं है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान पड़ा है। जरूरत से ज्यादा सामान की क्या तारीफ है? जो साल में 2-3 दफा जो सामान इस्तेमाल ना हो, साल में जो सामान इस्तेमाल ना हो 2-3 दफा, तो उसको हम जरूरत से जायद कहते हैं। जैसे शोकेस में बिस्तर पड़े हैं, इसी तरीके से बैठक पे जो है वो हमारे पास बिस्तर पड़े होते हैं, शोकेस में सामान पड़ा होता है। हाँ जी। तो अब
तो ऐसा जो सामान होता है जो साल भर एक दो दफा भी इस्तेमाल ना हो, तो वो फिर जरूरत से जायद कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत का है, साल में इस्तेमाल होता है, बिस्तर है, मेहमान वगैरह आते हैं, इस्तेमाल होता है, कपड़े पड़े हैं, अब वो शादी के जोड़े होते हैं, महंगे महंगे होते हैं, अब वो ऐसे ही पड़े होते हैं, उसके बाद उसका कोई बस यादगार के तौर पर पड़े महंगे होते हैं। इसी तरीके से घर में ऐसा फालतू सामान पड़ा हुआ है, तो अगर उसकी मालियत 1.5 लाख रुपए तक जाती है, तो आप ज़कात देंगे तो नहीं, लेकिन ले भी नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और उस पर कुर्बानी, कुर्बानी के 3 दिनों में हो तो कुर्बानी, और सदक़ातुल फितर लाज़िम है। जी बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर दोबारा से रिपीट कर दें, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखें, सोना नहीं है एक आदमी के पास, चांदी भी नहीं है, बेचने का जी कोई सामान भी नहीं है जो उसने ऐसे खरीदा जी हो, कैश भी जी हाथ में नहीं है, लेकिन जी जरूरत से ज्यादा सामान पड़ा हुआ है। जैसे बाद लोग की जी आदत होती है ना, जो है वो शोकेसों में सजाने के लिए बर्तन रखे होते हैं महंगे महंगे, इसी जी तरीके जी से जो है वो सब बिस्तर पड़े होते हैं घर में, जो साल साल भर इस्तेमाल नहीं होते। घर में आपने नाम सुना, मचान होता है, जो छत्ती होती है, ऊपर जी सामान जी डाल के छोड़ दिए। तो ये अगर जी सामान वगैरह अगर ऐसा है जो 1.5 लाख रुपए की मालियत का है, तो इस पर ज़कात लाजिमी तो नहीं है, लेकिन इस पर कुर्बानी आ जाएगी और सदक़ातुल फितर भी आ जाएगा, ठीक है। कुर्बानी के अच्छा 3 दिनों में अगर ये सामान है तो इस पर कुर्बानी लाजिम है, और इसी तरीके से सही रमजान के बाद इसमें सदक़ातुल फितर लाजिम, अलबत्ता अच्छा ज़कात इस पे वाजिब नहीं। चलिए आगे चल, स्लाइड आगे कर ठीक है दीजिए। सही अच्छा जी, माल तिजारत किसे कहते हैं, इसको उसको जरा समझ लें कि माल तिजारत किसे कहते हैं। इस हेड्स को आप पढ़ने की कोशिश करें, मैं इसका आपको आसान सा मतलब बताता हूँ, जाना। अच्छा देखें, माल तिजारत की तारीफ जो है ना बड़ी ऐसी होती है कि इसको लोग समझते नहीं है, इससे गलती करते हैं। इसमें पहली बड़ी गलती क्या होती है, इसमें बड़ी गलती ये होती है, माल तिजारत उसे कहते हैं कि जो सामान ऐसा हो जिसको बेचने के लिए लिया हो। अब मिसाल है, मैं तो रहता हूँ शहर में, मैंने एक जमीन लेके डाल दी गाँव में। अब भाई मुझसे पूछे मेरा क्या, क्यों दिए, मैं कहता हूँ मैंने उसको रीसेल करनी है, बेचनी है, तो माल तिजारत की वैल्यू पर ज़कात आई। बेचनी नहीं है, पैसा सेव करना है यार, पैसा महफूज हो गया, हो रही है, जमीन लिया, ये सोचा यार बाद में इसको जो है ना किसी बच्चे को दे दूंगा, या सोचता हूँ रेंट पे दे दूंगा, इसकी आमदनी आएगी, तो उस पर भी ज़कात नहीं। ज़कात किस पर है, खरीदने की नीयत से, खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो और वो नीयत बाकी भी हो। माल तिजारत समझ में आ गया भाई, खुलासा, खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो और आगे उसकी बेचने की नीयत बाकी भी हो, तो उस पर ज़कात है, इसके अलावा ज़कात नहीं है। मेरी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, मैंने एक भैंस ली है बेचने के लिए, बताएं उसकी मालियत पे ज़कात आएगी कि नहीं आएगी। एवरीवन, एनीवन, जी एवरीवन, सबने आंसर देना है। आएगी। आएगी जी जी अच्छा अब आएगी। दूसरा सवाल, मैंने एक भैंस खरीदी है कि मैं उसको रखूंगा, पालूंगा और उसका दूध बेचूंगा। अब भैंस की मालियत पे ज़कात आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जरा। नहीं है। नहीं आएगी, क्योंकि नहीं नहीं आएगी, आएगी क्योंकि भैंस मैंने बेचने के लिए नहीं ली। अच्छा मैंने गाड़ी ली है बेचने के लिए, बताओ ज़कात आएगी कि नहीं आएगी गाड़ी पे। जी आएगी। आएगी आएगी। अगर अगर मैंने गाड़ी आएगी ली है रेंटा कार पे चलाने के लिए, कि मैं रेंट पे दे दूंगा और मेरी बस चलती रहेगी, मेरी गाड़ी चलती रहेगी, अब बताओ ज़कात आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बोलो, ज़कात आएगी कि नहीं आएगी। रेंटा नो कार पे सर। चला रहा हूँ, किराया हासिल करूंगा, नहीं आएगी। अच्छा किराए पे नहीं ज़कात आएगी, अगर नहीं किराया आएगी। मेरा साल साल में पड़ा रहता हो, खर्च ना होता हो, खर्च हो गया तो ये खत्म हो गया सब कुछ। अच्छा जी, बात औकात में शक होता है यार, अभी तो खरीद लो, इतने मरले का घर मिल रहा है, खरीद के डाल दो, बाद में सोचते रहेंगे क्या करें, तो ज़कात आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी आएगी। नहीं नहीं आएगी, आएगी। क्योंकि पक्की नीयत बेचने की नहीं है, अभी तो सोचेगा ना बाद में। जी सही है। जी जमीन खरीद ली, ये सोचा देखूंगा कोई अच्छा खरीदने वाला बायर मिल गया तो खरीद दूं, बेच दूंगा, हम नहीं मिला तो पड़ी है यार, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा बताओ, ज़कात आएगी जी नहीं सर, आएगी। क्योंकि उनकी बेचने नहीं की नीयत है। आएगी। नहीं, बेचने की नीयत पक्की नहीं है, शक है, आया बायर तो बेच दूंगा, वरना मेरी नहीं पड़ी रहने दो, इस पे ज़कात नहीं आएगी। अच्छा जी आगे चलें, मेरी तारीफ चलिए पे गौर करें, खरीदते वक्त बेचने की नीयत थी, गिफ्ट में मिली है, बाप ने बेटे को गिफ्ट में जमीन दी है, या बाप ने अपने बेटे को मेहर में कहा कि ये जमीन ले लो आगे दे दो, अब क्या होगा बताएं, ज़कात आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। बंद कर नहीं आएगी। बेटे ने बाप से इसलिए लिए कि आगे बेचूंगा, बताओ अब आएगी बेटे पे ज़कात। हाँ, आएगी। जब बेटे नहीं आएगी। तो
नहीं बेचने की आएगी। नीयत वजह नहीं इसकी है कि खरीदी नहीं है, खरीदी नहीं है। मेरे एक लफ्ज याद रखें, खरीदते वक्त बेचने की नीयत है। यहाँ उसने खरीदी है या उसको गिफ्ट में मिली है? जल्दी से आगे गिफ्ट में खोल मिली के है। सोच के बता। गिफ्ट में मिली है, लिहाजा उस पर लगा नहीं है। ठीक हो गया। अब नकल हुआ, विरासत का मिल गई। अब बताओ जी, कि नहीं है? ज़कात है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। नहीं। विरासत में घर मिल गया, बताओ। नहीं है क्योंकि खरीदा नहीं। नहीं है। सही है भाई? समझ में आ ठीक। गई भाई चीज? जी जी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने फ्लैट बुक कराया अभी ना, अभी फ्लैट बना नहीं है, खड्डा खुदा है। मैंने तीसरा तीसरा माला बुक करा लिया। कराची के रिहायशी हैं हम लोग। आपको पता है हाल क्या होता है, खड्डा खुदते ही क्या हो जाता है, ऊपर बुकिंग हो जाती है और 8-10 मंजिला बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता भाई? मैंने तो तीसरा फ्लोर बुक कराया, अभी तो वजूद में ही नहीं आया। मेरी बेचने की नीयत भी है, लेकिन अभी तक वजूद में नहीं आया। बताओ ज़कात आएगी कि नहीं आएगी? नहीं है। देखा, देखा ना भाई? हाँ, नहीं आएगी। इसकी वजह ये कि अभी तो इसकी कोई शक्ल ही नहीं है फ्लैट की, और हम कराची में रहे। वक्त भी स्टे लग सकता है। नस्ला टूटा था, नहीं टूटा था, बनने के बाद भी टूट गया था। इसलिए नहीं आएगी जब तक चीज हाथ में ना आ जाए और वो रीसेल की कंडीशन बेच सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलो। मैंने एक प्लॉट खरीदा और उसको मैंने रीसेल की नीयत से सभी। चलो उसको देख लेते हैं अभी। आप जी बताइए बताइए बताइए। ज़कात आएगी इस पे नहीं आएगी? अगर गवर्नमेंट की तरफ से स्टे आप नहीं बेच सकते, फिर क्या होगा? हाँ जी, कोई बता सर सकता है? नहीं आएगी सर हाँ भाई, ज़कात। ज़कात ज़कात आएगी। वजह इसकी क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से स्टे है तो मैं कागजात में नहीं बेच सकता। वैसे तो बेच सकता हूँ। मैंने कहा यार, हम ऐसा करते हैं इंटरनली आपस में इंडिविजुअली सौदा कर लेते हैं, मैं तुझे बेच देता हूँ कागजात में, फिर नाम करा लेंगे। ऐसा नहीं होता क्या? मैं घर खरीद लेता हूँ और वो नाम किसी और की होता है, मैं कहता हूँ यार पैसे होंगे तो मैं लीज कर लूंगा, अभी पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट के कागजात में तो बेच सकता है, लेकिन मैं वर्बली तो बेच सकता हूँ। तो जहां बेच सकता हूँ, खरीदते और वक्त बेचने की नियत थी, ज़कात आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर है? जी सर, जी जी क्लियर सर। एनी वन एवरी वन? ठीक है, अगली स्लाइड पे चलें। अगली स्लाइड पे चलें। अच्छा जी, आदमी होता है होलसेल का, इसी तरीके उसके पास मसाला भी है, नमक भी है और धनिया भी है, मिसाल है। तो वो सबका हिसाब कैसे लगाएगा? बिकने पे सौ में बिक जाए, ना बिके तो लॉस में जाए। तो कहते हैं तीनों तरह की कीमत लगा सकता है, कि होलसेल में कैसे बेचेगा, रिटेल में कैसे बेचेगा, और थोक में। आज खत्म कर रहा है दुकान, सारा माल बेचे, तो बाद औक़ात क्या होता है, 2 लाख का माल 1 लाख भी नहीं मिलते उसके। तो तीनों लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होलसेल की कीमत लगा ले। ठीक हो गया जी? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। रिटेल, होलसेल, थोक, 3 तरीके होते हैं। जाहिर सी बात है, तीनों तरीके से लगाने की शरीयत ने गुंजाइश दी है। बेहतर है होलसेल लगा ले, दरमियानी कीमत है। ठीक है, अखरोट है इसी तरीके से। अब क्या, जो टॉप पे पहुंच जाएंगे। अभी ये सर्दियां गिर जाएं तो फिर ये क्या है, फिर ये अपने उस पे आ जाएंगे। तारीख हो तो उस पर आप इसके ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मैं तो, अच्छा अब मैं ये रहता, अब सवाल ये पैदा होता है, मैं कराची में रहता हूँ और मेरा और मैं गंदम का रेट 80 रुपए। तो मैं कहाँ, जहाँ हूँ वहां का है, जहाँ माल, तो जहाँ माल का रेट लगा हुआ, इसके लिए आप जहाँ तो, जहाँ देखते हैं देहातों वगैरह के अंदर कि भाई मैं जो है खुद तो मिसाल के तौर पे तोसा में रह रहा हूँ। ठीक है, मंडी बहाउद्दीन में रह रहा हूँ, मेरा माल मंडी में जा चुका है, तो मंडी में उसका जो रेट होगा उस पर ज़कात आएगी। चलें स्लाइड आगे बढ़ाएं जरा। एवरेज जल्द से हरियम। अच्छा, निसाब कब कब होना जरूरी है? देखें, मेरे पास आज 10 रुपए 10 लाख रुपए आ गए, मिसाल है। ठीक है, आज आ गए ना। आज हमारे पास आज क्या तारीख पड़ी है? 16 फरवरी पड़ी है। ठीक है, अब 16 फरवरी को, 16 फरवरी शाबान है आज, 17 शाबान। अब मैंने अगले साल 17 शाबान से
मैं तो कहूँ यार, अगर अगले पहले मेरे पास 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाए, 5 लाख आ जाए, तो क्या इस पे अलग से साल गुजरना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, उसी साल में वो कंटिन्यू हो जाएगा। और एक दिन, 1 घंटे पहले भी अगर मेरे पास पैसे बढ़ जाते हैं, टोटल का हिसाब लगाना जरूरी होगा। आवाज साफ आ रही है? आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। आवाज थोड़ी ठीक प्रॉब्लम हो कर रही गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलिए, आगे चलिए। इसी तरीके से साल के शुरू में निसाब हो और साल के आखिर। अच्छा, और निसाब जो है हम कमरी एतबार से लेंगे, यानी इस्लामी साल लेंगे, शमसी नहीं लेंगे। उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी कंपनी की क्लोजिंग हो रही है 30 जून को, हम कहते हैं चलो भाई 30 जून को ज़कात निकालेंगे। ऐसा नहीं है, हमने इस्लामी साल को देखना है। अगर हम शमसी साल को देख रहे हो तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हमें 2.5 की जगह 2.6, 1 पॉइंट बढ़ा के निकालनी होगी। ठीक हो गया ये मसला? चलें जी, स्लाइड आगे बढ़ाएं जी। हजरत आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है। मुझे बता, अच्छा बताइए कहाँ से नहीं आई, वो स्लाइड में रिवर्स कर देता हूँ। यही वो जो 10 लाख से आपने बात की ना कि हाँ, देखिए 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 देखिए, मैं से समझाता हूँ, मुझे आप कीजिए कि आवाज क्लियर है? जी जी, अब सही है। मुझे बताइए क्लियर है? जी जी अच्छा क्लियर है। देखिए, यकम को मेरे पास है 5 लाख रुपए, ठीक है। यकम हाँ रमजान को मेरे पास है, ठीक है। अब अगले हाँ, ठीक है। हो गया मेरे पास 10 लाख। रमजान तो 4 दिन 3 दिन बाद आने वाली है। अब यकम रमजान को मेरे पास है 10 लाख रुपए, ठीक है। और पिछले हाँ साल हाँ यकम हाँ। रमजान के कितने थे? 5 लाख रुपए। अब मैं ज़कात कितने में निकालूंगा? सवाल खड़ा हो गया। 5 लाख पे तो साल गुजर गया बजाय 5 लाख पे तो साल नहीं गुजरा। अब ज़कात कितने में निकालूंगा बताओ जरा। 4 पे निकलेगी क्योंकि हर पे साल गुजरना जरूरी नहीं है हर रकम। हाँ, जरूरी नहीं है, टोटल पे निकलेगी। इसलिए कि आपको पता है, रिटेल वाला दुकानदार होता है ना, आज पैसा ले रहा है, आगे माल के दे रहा है, वहां से नया माल आ रहा है, वो सारा एक ही गल्ले में जा रहा होता है। और उसपे क्या होता है, साल में बस जितना आखिरी दिन जो ज़कात की सालाना तारीख पर जितना कैश पड़ा हुआ है, जितना माल पड़ा हुआ है, उस सब की वैल्यू निकलेगी, उस पर ज़कात आ जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी क्लियर है। हाँ जी, चलें जी, आगे करिए जी, स्लाइड घुमा दीजिए आगे। चलें आगे, स्लाइड कर दें। स्लाइड आगे कर दीजिएगा। स्लाइड आगे की। हारिस साहब आगे कंटिन्यू करें। जी जी आगे बोलिए चले, हारिस आगे साहब चले। जी। हारिस साहब आगे आप कंटिन्यू करें। मैंने चंद पॉइंट बुनियादी क्लियर कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए आगे। ठीक है, स्लाइड आगे बढ़ाइए, स्लाइड आगे बढ़ाइए, स्लाइड आगे बढ़ाइए जी। अच्छा जी, कर्जों का हुक्म देखें, एक होता है कर्जा और एक होता है डेन, कहते हैं उसको, लाइबिलिटी कहते हैं। कर्जा क्या होता है कि मैंने किसी से 5,000 रुपए कर्जा लिया, मैंने उसको क्या वापस करना है? 5,000 रुपए वापस करना है, उसको कहते हैं कर्जा। अगर मैंने कोई चीज खरीदी है, उसके अगेंस्ट में, किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अगर मुझ पे कोई लाइबिलिटी चढ़ती है, उसको देन कहते हैं। तो कर्जे तो सारे के सारे में ना हो जाएंगे भाई। मैंने अगर किसी का 1 लाख देना है, मेरे पास 4 लाख है, तो ज़कात निकलेगी किस पे? 4 लाख माइनस 1 लाख, ज़कात निकलेगी 3 लाख की। बहुत इजी है।
लेकिन अगर मैंने किसी चीज खरीदी है उस पर मुझ पर 1 लाख रुपए लाजिम हुआ है, तो मैं ये देखूंगा मैंने साल में कितने देने हैं। साल में मैंने 50,000 देने हैं, 50,000 अगले साल देने हैं, तो मैं 1 साल के अंदर जितनी अदायगी करनी है सिर्फ उसको माइनस करूंगा। बताइए, ये समझ में आया कर्जे और दैन का हुक्म? फर्क समझ में आया आपको या नहीं? जी सर, समझ में आया सर। अच्छा, तो कर्जे और दैन के हुक्म में फर्क है। ठीक है जी, चलें जी आगे, अगली स्लाइड ले लें। अच्छा, ज़कात की अदायगी कब करनी है? अच्छा जी, कोई क्या होता है कि निसाब के बकदर अभी तो माल आया ही नहीं, अभी से कर दूं तो अदायगी होगी नहीं। लेकिन आज मेरे पास निसाब के बकदर माल आ गया तो अदायगी आज लाजिम नहीं है, अगले साल लाजिम। आज 17 शाबान को मेरे पास पैसे आ गए तो अगले साल 17 शाबान को अदायगी करनी है। लेकिन अगर मैं माल आने के बाद पहले से अदायगी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अलबत्ता साल के आखिर में मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। और अगर साल का वक्त आ गया और मेरी ज़कात पूरी निकली तो मजीद निकालनी होगी, और शरीयत की तरफ से आसानी है कि मिसाल के तौर पे 17 शाबान है 2025 में, तो अगले साल 2026 शाबान आएगा, उस वक्त जो ज़कात निकालनी है वो मैं 2027 तक निकाल सकता हूँ। मुझे 1 साल का रिलीफ मिलता है कि मैं जल्द से ज़कात का हिसाब लगाकर जल्द से जल्द निकाल ले। 1 साल से आगे बढ़ाऊंगा फिर मैं गुनाहगार होगा, तो फिर मेरी तरफ से ज़कात की अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज पूछनी थी कि इस साल की कोई भी एक जी, डेट हम अपने एक फिक्स कर सकते हैं, जैसे रमजान हो बेहतर, गया, शाबान, रजब में हाँ, बेहतर ये कि एक तारीख हो पहले से। अगर आपको याद है आपके पास माल कब आया था तो वही तारीख रख लें, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई एक तारीख बना लें और उसको लिख लें अपने पास कॉपी में। ठीक हो गया? जी ठीक है। अच्छा, अगर हमने किसी को कर्जा दिया हो और उसके मिलने के चांसेस हो भी सकते हैं, ना हो, उस पे ना हो। कर्ज। देखिए, तीन तीन किस्म के होते हैं कर्जे। एक कहलाता है डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल का मतलब है यार कर्जा तो दे दिया था, सामने वाले की पोजीशन का पता नहीं चल रहा कि वो दे सकता है या नहीं दे सकता। और दूसरा कहलाता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब है यार सामने वाले की कंडीशन ऐसी है वो पैसे वापस ही नहीं कर सकता। अगर कंडीशन ऐसी है कि वापस नहीं कर सकता, मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, उस पर ज़कात नहीं है। और अगर डाउटफुल है, पता नहीं देगा पता नहीं देगा, तो हम देखेंगे ज्यादा गुमान क्या है, मिल जाएंगे या नहीं। अगर ज्यादा गुमान है मिल जाएंगे तो ज़कात आएगी, ज्यादा गुमान है नहीं मिलेंगे तो ज़कात नहीं है। ठीक हो गया? और अगर 50-50 है, मिल भी सकते हैं नहीं, ऐसी सूरत में जब मिल जाए तो पिछले की तरह। सही हो गया? क्लियर है ठीक है मसला? सर। चले आगे, जी जी जी। चले आगे, स्लाइड बढ़ाएं जरा आगे। चलें स्लाइड बढ़ा, एवरीवन एनीवन जी। हाँ, क्या होता है रद्दी अशिया, कुछ काम नहीं है। ठीक है, अनस अपना जैन आप आगे उनको कहें, हारिस साहब को कंटिन्यू करें। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा 5 मिनट का, फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है? हजरत आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अभी आ रही है ज़कात? अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है। अच्छा, चीजों और अशिया की मौजूदा कीमत के हिसाब से ज़कात अदा करना। अब जैसे आप कोई कपड़ा ज़कात में दे रहे हैं तो कहते हैं भाई कौन सी इसकी वैल्यू लगाए। तो देखिए, अगर आपने कोई कपड़ा 2,000 रुपए का लिया था, लेकिन अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो वो 2,000 का नहीं जाएगा, वो तो 1,000 रुपए का जाएगा। तो 1,000 रुपए जो की जो है वो ज़कात अदा होगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, बस औकात चीज आप नई खरीद लेते हैं, आप पहने पहनाए कपड़े किसी को मुस्तहिक को दे रहे हैं और वो ज़कात में शुमार करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो मौजूदा मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो है वो ज़कात अदा होगी। अच्छा, नकद की, लेकिन नकद की शक्ल में देना अफजल है। जैसे बात
लोग राशन डलवाए थे तो उससे भी ज़कात अदा हो जाती है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस्तेमाल शुदा कपड़े दे रहे हैं, इस्तेमाल शुदा कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से ज़कात अदा होगी। लेकिन फुक़हा लिखते हैं कि नकद रुपए देना इसलिए ज़्यादा अफजल है कि जाहिर सी बात है कि बस अगर आप राशन देते हैं लेकिन राशन उसी घर में पहले से है, आटा दे रहे हैं आटा पहले से है, तो बेहतर ये है कि नकद माल दें ताकि जो है वो ज़रूरतमंद उसके हिसाब से जो है अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। आगे करें, स्लाइड आगे करें। कितना दें? देखिए आम हालत में निसाब के बगैर ये इससे ज्यादा देना मकरूह है। जैसा अभी मुफ्ती अफनान साहब ने बताया 1,73,000 रुपए निसाब चल रहा है ना, तो कोशिश ये करें इससे कम ही दें। 50,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, तो लेकिन इतना दे देना जिससे वो खुद साहिब निसाब बन जाए। जैसे किसी को 2 लाख रुपए दे दिए तो आम हालात में उलमा ने मकरूह लिखा है। अलबत्ता जरूरतमंद है या मकरूह है या कोई और वजह, शादी वगैरह बहुत ज्यादा जरूरत, तो फिर दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें भाई किसी की शादी है, अब उसको 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसमें फिर तरीका ये होगा 3 लाख रुपए एक साथ किसी मुस्तहिक को दे दो तो 3 लाख की ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अब देखें, अब उसके पास जब 3 लाख रुपए हैं, तो अब जो है जब तक उसके पास 1,73,000 रुपए, जो अभी 52.5 तोले ज़कात की मालियत है, तो तब तक वो ज़कात नहीं ले सकता। तो 3 लाख रुपए पर वो खर्च करेगा, तो 1,73,000 से जब वो नीचे आ जाएगा तो फिर उसको जो है वो ज़कात जो है वो दे सकेंगे। जी आगे चलें। अदायगी के लिए 5 चीजों का लिहाज करें। नंबर 1, मसरफ यानी मुस्तहिक को दें। देखिए हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि सब ज़कात दे देना है बस, बल्कि इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कुरान ने कहा कि भाई अब सदक़ात जो है, सदक़ात ज़कात वो जो वक्त तो फ़ुक़रा का जो है वो हक है। तो मसरफ तो बताया होगा भाई, इसे 1,73,000 रुपए जो निसाब है, इसके बगैर किसी के पास सोना चांदी ना हो, नकद रुपए ना हो, तिजारत का माल ना हो, जरूरत से जायद सामान। अब जरूरत से जायद सामान में आजकल जैसे बहुत लोग टीवी का मसला पूछते हैं, तो देखिए टीवी जो है वो जरूरत से जायद तो है, लेकिन आमतौर पर इतना महंगा तो होता नहीं है। 20-30 हजार रुपए का टीवी हो तो तब भी उसको ज़कात लग जाएगी। आजकल इसकी मिसाल प्लॉट की बन सकती है। जैसे किसी का अपना जाती भी घर है, जाती घर तो जरूरत में आई है, अब उसके अलावा उसके कोई प्लॉट है 5-6 लाख का, तो जाहिर सी बात है फिर वो मुस्तहिक नहीं होगा, उसको ज़कात नहीं देंगे। अच्छा, एक सवाल उमूमन लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, तो देखें इसमें यह है कि गालिब गुमान के एतबार है, किसी शख्स की जाहिरी कंडीशन को देख के आपका दिल मुतमईन हो जाए तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं, बस ये असल है। अब मिसाल के तौर पर 30-40 हजार रुपए कोई शख्स कमाता है, किराए का उसका घर है, 15-16 हजार रुपए किराए में चले जाते हैं, 20 हजार रुपए में क्या गुजारा करेगा? तो हैंड टू माउथ जो लोग होते हैं तो उनको आप ज़कात दे दें, ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता जहाँ कहीं शक हो रहा है तो वहाँ आप जो है, तो वहाँ जो है थोड़ी मालूमात कर लें। जैसे कि कोई आप किसी को आप जानते नहीं, वो कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है, फला है, हम जरूरतमंद है, तो अगर आपको शक हो रहा है तो आप वहाँ कॉल करके पूछ लें कि भाई हाँ वाकई बीमार है। तो खुलासा ये है कि किसी की जाहिरी हालात को देखकर एक दो सवालात कर लिए और दिल मुतमईन हो जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी। तमलीक यानी मालिक के तौर पर देना, यानी किसी मुस्तहिक को मालिक बनाकर देना जरूरी है। मशहूर मसला है कि ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर में नहीं लगेगी, कहीं कुआं खुदवाना, ये सारे खैर के काम है, ये सदका तो हो जाए, लेकिन ज़कात के लिए जरूरी है कि वो जो है किसी को हैंड ओवर करके मालिक बनाकर जो है वो देना जरूरी है। इसी तरीके से एक मिसाल आपको आपने क्या कर दिया कि वो बैठकर जो है वो तमाम मुस्तहिक लोगों को खिला दी, तो ये इससे कफारा तो अदा हो जाएगा लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। बॉक्स बना के दे दे, कोई चीज देना चाह रहे हैं ज़कात में, राशन है या पका पकाया खाना, तो बॉक्स बना के दे दें। मालिक बनाकर देने का मतलब होगा वो खुद खाए, घर वालों को जाके खिलाए, कुछ भी करे, वो उसके अंदर आजाद होगा। बिला एवज दे, ये भी बहुत अहम शर्त है। जैसे आपने आपने किसी से कोई काम करवाया और पैसे दे दिए तो उसको ज़कात में शुमार नहीं कर सकते, बगैर किसी एवज के कोई काम आपने ना लिया हो। जैसे मुलाजिम की तनख्वाहों में ज़कात नहीं लगेगी, लेकिन आपने बोला तनख्वाह दे दी पूरी और वो अगर जरूरतमंद है तो 10,000 रुपए अलग से दे दी उसको ज़कात की मद में, तो फिर ज़कात अदा हो जाएगी। देते या निकालते वक्त ज़कात की, अच्छा ज़कात की नियत भी जरूरी है। उसकी वजह है कि ज़कात फर्ज है और फराइज में नियत जरूरी होती है। अब आप चलते फिरते कभी किसी को 50 रुपए दे देते हैं, कभी किसी को 100 रुपए दे देते हैं, तो उस सूरत में देखें, तो उस सूरत में देखें वो तो सदका है, लेकिन ज़कात के लिए क्या जरूरी है कि भाई वो जो है वो आप जो है वो नियत करके दें। अब नियत में या तो माल अलग कर लिए, घर में लिफाफा बना लिया, उस वक्त नियत कर लें, फिर उस पर देते वक्त नियत जरूरी नहीं होगी, या कम अज कम दर्जा है कि देते वक्त जो है मुस्तहिक को जो है वो देते वक्त जो है वो नियत जरूरी होगी। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी को 2,000 रुपए दिए, तब आपने ज़कात की नियत तो की नहीं और उसने खर्च भी कर दिया, तो वो सदका हो गया, तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। अंदाजे के बजाय मुकम्मल हिसाब करके, तो ये भी जरूरी है क्योंकि देखिए ज़कात फर्ज है,
अब अंदाजे से आप ज़कात दे रहे हैं, आप लिख भी नहीं रहे, तो उस सूरत में हो सकता है कम अदा हो, तो खुदा ना खास्ता कम अदा हो गई तो पकड़ होने का अंदेशा है। तो उसमें ये कि आप थोड़ी थोड़ी ज़कात दे रहे हैं, रजिस्टर में लिखते रहें, और जब सालाना तारीख आए तो फिर जो है वो उसका हिसाब कर लें। आगे करें स्लाइड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछें। ऐसा ऐसा है कि मैंने नियत तो कर ली है, लेकिन मैं जिसे दे रहा हूँ, ठीक है, उसे बताऊं कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ आपको? और दूसरा हाँ, सवाल ये ये था अमूमन कि लोग पूछते हैं। नहीं नहीं, उसको अच्छा ये मैं बता दूं, उसको बताना जरूरी नहीं है, बस जैसे मैं दे रहा हूँ तो मेरी नियत काफी है, उसको बताना जरूरी नहीं, उसको आप गिफ्ट बोलकर भी देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। जी। ठीक है। दूसरा ये कि एक से ज़्यादा लोगों को भी ये कि ज़कात दे सकता हूँ, या खाली एक ही बंदे को ज़कात दें, मतलब मुख्तलिफ नहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कर एक से सकता ज्यादा हूँ? को भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा को भी दे सकते हैं। अब जैसे आपकी ज़कात 1 करोड़ रुपए किसी के पास है, उसको 2.5 लाख रुपए उसकी ज़कात निकलती है, तो थोड़े थोड़े करके चंद लोगों को भी दे सकते हैं, 10 लोगों को दे दें, 20 लोगों को दे दें, बस बस ये कि वो मुस्तहिक हो। अच्छा, एक सर और क्वेश्चन ये है कि जैसे ये कि स्टार्टिंग में बताया मौलाना साहब ने कि तकरीबन 7 तोला सोना, 52 तोला चांदी, ये तकरीबन लाखों रुपए की अमाउंट बनती है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि 1,73,000 ये 70 से 1,70,000 से ज़कात आप पर फर्ज हो जाती है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है कि अगर सोने के हिसाब से और चांदी के हिसाब हाँ जी जी। देखिए वो असल में निसाब तो सोना और चांदी दोनों के हैं, लेकिन अगर एक निसाब तक आपके पैसे पहुंच गए तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, चांदी की मालियत चूंकि कम है, तो आजकल इसी पर फतवा दिया जाता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुफ्तियान किराम इसी पे फतवा देते हैं, क्योंकि उस पर फ़ुक़रा का फायदा ज्यादा है। तो 1,73,000 रुपए जो मुफ्ती अफनान साहब ने बताया रेट, वो अभी 52 तोला चांदी की जो मालियत है वो 1,73,000 रुपए। तो अगर मिसाल मिसाल यूँ समझे, किसी के पास 1 तोला सोना है और 2-3 हज़ार रुपए तो कैश होता ही है, तो 1 तोला सोने की कीमत चूंकि 1,73,000 से भी ज्यादा है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। ये क्लियर हो ठीक है। गया? अगर जी, एक चीज़ ये कि जैसे मेरे पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो और 1,73,000 से फ़र्ज़ हो जाती है, तो तकरीबन 1,73,000 माइनस करके उसके ऊपर ज़कात लगेगी सर, ऐसे ही? नहीं नहीं, पूरे 2 लाख पे लगेगी ना। देखिए 1,73,000 रुपए तो कम से कम होने चाहिए। होने चाहिए, अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मतलब अगर किसी के पास, मिसाल के तौर पर आप यूं समझे, किसी के पास सिर्फ 2 टॉप्स हैं सोने के, अब उसकी जब रेट लगवाए तो वो 1,20,000 है, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन ठीक है, अब अगर कुछ कुछ हाँ, सोना है, कुछ रुपए हैं, उनको मिलाया 1,73,000 से ऊपर जितना भी जा रहा है, जैसे 2 लाख जी, रुपए, तो 5,000 ज़कात होगी जी। स्लाइड आगे करें। ठीक है, अच्छा जी, ये कि ज़कात देना किसको अफजल है, तो देखें रिश्तेदारों को गैर की बनिस्बत, क्योंकि कुरान करीम में जहाँ भी खर्च का हुक्म आया है तो वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वो आवात ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, कि रिश्तेदारों को उनका हक दो। तो सबसे पहले रिश्तेदारों का हक है, फिर आम फुकरा का हक है। अपने शहर वालों को दीगर शहर वालों की बनिस्बत, जैसे आप कराची में रहते हैं तो कराची वालों का ज्यादा हक है, क्योंकि जैसे वो भी एक किस्म के पड़ोस हो गए आपके। लेकिन अगर आपके कुछ रिश्तेदार हैदराबाद में और आप समझते कि भाई वो ज्यादा मुस्तहिक है कराची के रिश्तेदारों से, तो उनको देना फिर मकरूह भी नहीं होगा। बहरहाल लेकिन जायज दोनों सूरतों में। मदारिस को रिफाई इदारों की बनिस्बत, उसकी वजह यह कि मदारिस में जो मुस्तहिक तलबा होते हैं, उसमें ज़कात देंगे तो उसमें दुगना सवाब है, एक ज़कात देने का और एक दीन की नशर व इशात का। और इसी तरह रिश्तेदारों में भी है, ज़कात देने का और एक सिला रहमी का उलमा ने लिखा है। ज्यादा जरूरतमंद को कम हाजतमंद के मुकाबले में, यानी कि एक शख्स बहुत ज्यादा जरूरतमंद है और एक कम जरूरतमंद है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको देना ज्यादा सवाब है। नेक मुस्तहिक को फासिक की बनिस्बत, देखिए एक आदमी गुनहगार है, नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो है जरूरतमंद, तो उसको भी ज़कात देंगे तो अदा हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा मुस्तहिक है कि वो नमाज रोजे का पाबंद है, सच बोलता है, और जो है वो दियानतदारी है, तो उसको देना जाहिर सी बात है अफजल होगा जी। आगे करें। अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्लाइड्स मुकम्मल हो गई। अब अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है पहले वो कर लें, फिर आपका अगर टाइम 5-7 मिनट में कुछ अहम मसाइल मेरे जहन में मैं बता दूंगा। हजरत जी प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा बता दें। जी, प्रोविडेंट फंड की देखिए आमतौर पे ना दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होता है कि जो कंपनी जो उसकी सैलरी में से जो रकम काट के रख लेती है, तो वो मतलब ये है कि वो जबरी है, ये इख्तियारी है। मतलब जबरी का मतलब ये है कि अगर किसी इदारे की पॉलिसी है और मुलाजिम को उसमें इख्तियार नहीं है, वो कटौती करके अपने पास रखते हैं और वो कहते हैं भाई आपको रिटायरमेंट में मिलेगा या 20 साल के बाद मिलेगा, तो उसमें चूंकि मुलाजिम को कोई इख्तियार नहीं है, तो इसकी ज़कात जो है ना वो कंपनी देगी। मुलाजिम के जिम्मे इसकी ज़कात नहीं है, बस जब उसको मिलेगा तो उसी साल की ज़कात देनी होगी, पिछले साल की ज़कात नहीं है। लेकिन बाज़ कंपनियों में इस तरीके से है कि वो इख्तियार देते हैं मुलाजिम को कि भाई अगर आप जो है हम आपकी इतनी परसेंटेज 5% या 2% आपकी सैलरी में से लेंगे,
और उसको जनरल अकाउंट में रखने के बजाय पूल होता है, पूल में रखने के बजाय फला जगह इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको नफा भी मिलेगा, ये सारा मुलाजिम के इख्तियार से होता है, तो फिर जो है मुलाजिम हर साल उसकी भी ज़कात देगा। तो ये देख लें दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत है। जज़ाकल्लाह, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा सर, ये पूछना था कि हम ये कि अपने बहन भाइयों को और ज़कात दे सकते हैं या नहीं, और कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें हम अच्छा नहीं दे हाँ, ये सकते? इन्होंने बहुत अहम सवाल किया है। देखो इसको समझ लें, 3 किस्म के रिश्तेदारों को नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। आप अपने वालदेन, उससे ऊपर दादा दादी नाना नानी, इनको नहीं दे सकते। अपनी औलाद, पोते पोते, नवासे नवासियों को नहीं दे सकते। और मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं उनको दे सकते हैं, जैसे सगे बहन भाई हैं लेकिन जरूरतमंद है, उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फूफी है, खाला है, मामू है, इनकी औलादें हैं, भतीजे भांजे, इन सबको दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया? जज़ाकल्लाह सर। और कोई क्वेश्चन आपका? और आजाद को भी कोई सवाल रही तो वो पूछे। अच्छा, एक मसला है, ये कमेटी का मसला बता दिया, कमेटी बीसी का मसला भी बता देता हूँ। ये आजकल असल में पेश आता है। देखिए, जब आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें वो तरीका बताया होगा शायद पीछे, जैसे आप 10 रमजान को हिसाब लगा रहे हो तो 10 रमजान को आप देख लें आपके पास कैश कितना है, सोना चांदी कितना है, वो सब प्लस होगा। फिर उसमें से जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं, जो लायबिलिटी आपके ऊपर है, जैसे उस माह के बिल है वो आपने नहीं दी है, मुलाजिम की तनख्वाह है वो माइनस करेंगे, फिर जो नेट अमाउंट हुआ तो उसका 2.5%, 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात में देना होगा। अब जो कमेटी, जिसको हम बीसी भी बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, उसकी देखिए 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि आपकी ज़कात की तारीख आ गई और आपकी कमेटी अभी खुली नहीं है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो जितनी किस्तें आप भर चुके हैं उसकी ज़कात देनी होगी। मिसाल के तौर पर 10 रमजान को आप हिसाब करें तो आप कह रहे हैं भाई 10,000 रुपए की मैं 5 कमेटियां भर चुका हूँ, तो 50,000 रुपए गोया कि वो आपके जो पैसे हैं वो अमानत है सामने वाले के पास, तो 50,000 रुपए के ऊपर जक़ात देनी होगी। और दूसरी सूरत ये होगी, या तो आपकी कमेटी खुल गई होगी, तो जब आप जक़ात का हिसाब कर रहे हैं, अगर आपकी कमेटी उससे पहले ही खुल गई है या उसी महीने खुली है, तो उस अगर वो जैसे 1 लाख रुपए की कमेटी खुली है और वो 1 लाख रुपए मौजूद है, उस 1 लाख पे तो जक़ात आएगी, लेकिन उसमें से जो वाजिबुल अदा भी किस्तें हैं, जैसे आपकी कमेटी तो खुल गई लेकिन 2-10 हजार की किस्तें भी आप देंगे। आपकी कमेटी 8 में थी, 10 कमेटियां थी, तो वो 20,000 रुपए वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी कमेटी 1 लाख की खुली है, वो 1 लाख मौजूद भी है, और 10,000 10,000 रुपए की 2 कमेटी अभी आपको देनी है, तो वो 20,000 रुपए इसमें से माइनस कर लें, तो 80,000 रुपए के ऊपर ज़कात आपकी आएगी। ये क्लियर हो गया मसला? जी हजरत, क्लियर हो गया। हाँ, तो ये कमेटी का मसला जो है उमूमन वो पूछने में आता है, इसलिए मैंने जो है इसको अर्ज कर दिया। अच्छा, एक जो है आप ये समझें, जो माल तिजारत जो है ना, इसको कुछ मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, तिजारत का माल वो है, शायद उस हिसाब ने बताया हो, कि जिसको आपने बेचने की नीयत से लिया हो। तो अब बाद लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे एक अपना घर है और एक कुछ हमारा फ्लैट है या घर है, उसको हमने रेंट पे चढ़ दिया हुआ है। तो जो चीजें रेंट पे दी हुई होती है उसकी मालियत पे, यानी कि फ्लैट है या कोई गाड़ी वगैरह है, तो उसकी मालियत पे ज़कात नहीं होती। अलबत्ता जो किराया आ रहा है, तो जब आप कैश का हिसाब करेंगे तो जो किराया आपके पास जमा होगा उस वक्त, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। ठीक है, लेकिन अगर किराया आ रहा है, खर्च आ रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो गया, जमा ही नहीं है, तो फिर तो उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किराए में से जो रहेगी तो उस कैश के ऊपर जो है वो ज़कात होगी, क्योंकि माल तिजारत आप सिर्फ बेसिक ये समझे, जिसको बेच कर नफा कमाया जाए, ये माल तिजारत है। इस तरीके से जो है कोई प्लॉट लिया हुआ है, लेकिन तो उसमें आपकी नीयत भी पक्की होनी चाहिए कि भाई इसी नीयत से बुक करवाए कि इसके रेट बढ़ेंगे तो आगे बेच के मैं नफा कमाऊंगा तो जक़ात होगी। लेकिन अगर नीयत ये है कि भाई इसके ऊपर घर बनाएंगे, या कोई नीयत ही नहीं है, ये नीयत में शक है, तो इन तमाम सूरतों में जो है जक़ात वाजिब नहीं होती। ये हो गया, क्लियर है मसला? अच्छा, जी जी सोना चांदी के कुछ मसाइल आप लोगों को बयान किए? नहीं, सोना चांदी। नहीं हुआ बयान? हाँ हजरत, एक सवाल भी आ रहा है। जी जी। ये एक हमारे साथी है ना, उनकी भैया के पास पैसे पड़े हुए थे ना, तकरीबन 10 एक जी लाख जी रुपया। तो जी। वो इनके
में नहीं था, वो अचानक से इनको कोई जरूरत पड़ी, इन्होंने अहलिया से कहा था अगर पैसे हैं तो दे दो, तो अहलिया ने फिर वो पैसे निकाल के दे दिए जो गुज़िश्ता कई साल से उसने रखे हुए। तो अब इसका ये पूछ रहे हैं कि इसकी ज़कात का क्या किया जाए, मतलब जिसको दिन दिल में नहीं था वो तो अहलिया के पास गया। देखिए पहले तो ये बताएं कि वो अगर अच्छा, ये हमारे यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो अहलिया के जेवर वगैरह होता है, किसी की वालदा का जेवर है तो ज़कात मर्द दे रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। वो तो ठीक है, आप जी दे जी। सकते हैं, लेकिन हिसाब दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, पहले तो आप ये समझें। अब अगर उनके पास जेवर है और कुछ कैश भी था तो जाहिर सी बात, और वो मिला के सब जैसे अभी 1,73,000 उससे ज्यादा है, तो उनके ऊपर तो ज़कात वाजिब है, तो उनका हिसाब अलग ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, सोना चांदी अच्छा। के ज़कात में सिर्फ आसान भी समझ लें, ये मेरी गुजारिश है कि आपके अहलिये का सोना है, वालदा का सोना है, तो उसको सोनार को एक मरतबा दिखा के पर्ची बनवा ले, इसमें बड़ी सुस्ती है, क्योंकि बसा हुआ जब हम सोना बनाते हैं तो उसमें वो मुख्तलिफ कैरेट का होता है, और बसा हुआ ऐसा भी होगा कि आपकी चूड़ियां जो है 22 कैरेट की है, अंगूठी आपकी 18 कैरेट की है, ठीक है, आपका सेट 21 कैरेट का है, तो रेट बदलते रहते हैं, तो वो आप लिखवा लें मिसाल के तौर पर कड़ा भाई 18 कैरेट का, और आगे लिख दें कि भाई ये जो है 12 ग्राम का एक कड़ा, तो उसमें ये होगा कि आप पूरी पर्ची आपकी बन जाएगी। और फिर हर साल जो है जब मिसाल के तौर पर ये खवातीन की जो तारीख होती है उमूमन वो शादी की तारीख ही होती है, तो उसमें भी हम देख लें भाई, जी अगर जी किसी की शादी जो है मिसाल के तौर पर 10 शाबान को हुई थी, तो 10 शाबान को आपने देख लिया, आपके पास पर्ची बनी हुई है भाई, इसके 21 कैरेट के इतने पैसे बनते हैं, अंगूठी के जो 18 कैरेट के इतने पैसे बनते हैं, तो उसमें ये होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हर साल जो आपकी पर्ची बनी हुई होगी वो वजन आपके पास होगा ग्राम की शक्ल में, तोले की शक्ल में, तो उसकी मालियत जो है आप सोना, अच्छा रेट जो है ना, ये बात ध्यान में रखिए, सोनार से मालूम क्या करें, आमतौर पर गूगल के जो रेट होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा होता है, शहरों का फर्क आ रहा होता है, थोड़ी सी आगे पीछे हो रहा होता है, तो आपको कोई सोनार जानने वाला हो तो उससे रेट मालूम करके ज़कात निकालें। और जी उसमें जी। फिर ये मतलब आपको कैरेट बता दिया होगा कि खालिस सोने की ज़कात आती है, जो मोती है उसकी ज़कात नहीं आती, वो माइनस कर लेते हैं, सुनारों को पता हो डोरी लगी हुई है उसकी ज़कात नहीं आती, और सिर्फ सोना चांदी पे ज़कात है, डायमंड पे ज़कात नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उस पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता किसी ने वो माली तिजारत के तौर पर रखा हुआ है, बेचने की नियत से रखा हुआ है, तो फिर जो है वो ज़कात होगी, लेकिन जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो फिर वो सोना चांदी पे ज़कात है, ठीक है, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, मिल्कियत में हो, तो सिर्फ सोना चांदी के ऊपर ज़कात है, दीगर जो धाते हैं आर्टिफिशियल वगैरह ज्वेलरी उस पर ज़कात नहीं होती। ये क्लियर हो गया मसला? जी जी क्लियर है। चलिए जी, आपका टाइम भी हो गया, ये जो अहकाम बयान हुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें दीन का सही फहम अता फरमाए, और जो ज़कात अहम फरीज़ा है, एक माली फरीज़ा है, और इसका पूरा पूरा हिसाब करके इसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।